चैप्टर 28 समुद्र और आकाश की आवाजें। कनुआ स्कूना में एक और यात्रा से डर रहा था और लेमुआन से अलग होने से नफरत कर रहा था, इसलिए उसने खुद को डोंगी बनाने वालों के पेड़ों के बीच छिपा लिया। वह लेमुआन के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि उसने उसे रेंटान से बचाया था, लेकिन वह उसके लिए उस जमीन से भी कम था जिस पर वह चलती थी। समुद्र जो चट्टान को धोता था, हवा में उड़ने वाले गल्स, कम से कम इन सब के लिए वो महसूस करती थी, देखती थी, अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी। जब उसने कनुआ को देखा तो उसकी नज़र उसके आर पार हो गई, मानो वह किसी चट्टान के तालाब की तरह साफ हो। न केवल उसे उसकी परवाह नहीं थी, बल्कि वह ये भी नहीं जानती थी कि उसे उसकी परवाह है। उससे भी बुरी बात ये थी कि वह सूरज जैसी दिखने वाली ताउरी की परवाह करती थी। ये बात कनुआ को पिछले दिनों ही पता चली थी। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रीजन उसके सामने खड़ा था और कहा, लेमुआन तुम्हें नहीं देखती है, न ही वह पोनी को देखती है, न ही एयोमा को, न ही किसी और को। लेमुआन केवल ताउरी को देखती है, उसका चेहरा हमेशा उसकी ओर मुड़ जाता है। अब जब वह आधी अधूरी लकड़ियों के पास लेटा हुआ उस दिन के उजाले की प्रतीक्षा कर रहा था जो स्कूना को ले जाएगा, रीजन उसके साथ बैठा हुआ उसे वही कहानी सुना रहा था। कहानी में समुद्र उसकी मदद कर रहा था और ऊपर की शाखाओं में रात की हवा। कनुआ के लिए रात थी, काली रात, सिर्फ एक तारे से भेदी हुई। तथ्य यह है कि ताउरी दूर जा रहा था, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। कैसी के फूलों की खुशबू उसके पास आ रही थी, और अब खुशबू के साथ दूर से एक आवाज उसका नाम पुकार रही थी। ये पोनी की आवाज थी। लोग स्कूना पर चढ़ रहे थे और पोनी चालक दल को इकट्ठा कर रहा था। बार बार आवाज आती रही, फिर आवाज बंद हो गई और रात ने फिर से अपना सन्नाटा छा लिया, जिसे केवल चट्टानों की सरसराहट और पेड़ों में बहती हवा ही तोड़ती रही। वे सोचेंगे कि मैं मछली पकड़ने गया हूँ, कनुआ ने खुद से कहा, या कि मैं चट्टान के किनारे यात्रा पर गया हूँ, या शायद समुद्र मुझे ले गया है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा जो उसके कदमों से गर्म है और जिस पर उसकी आंखें टिकी हुई हैं, वो जगह इसके अलावा जहां वह है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शीघ्र ही युवा और पूर्ण स्वस्थ होकर वह सो गया। भोर ने उसे जगाया। वह सुबह सुबह समुद्र पर रोशनी देख सकता था। समुद्र चमक रहा था और सीगल हवा में बातें कर रहे थे। तारे गायब हो चुके थे और दूरी का भूत उत्तरी आसमान में नीले और धुंधले समुद्र के ऊपर खड़ा था, जो अब लहरों पर सूरज की पहली किरणें दिखा रहा था। फिर कनुआ उठकर उस गांव की ओर आया जिसके पेड़ों के आगे दिन जल रहा था। एक महिला उनसे मिली और पूछा कि वे कहाँ थे। मैं मछली पकड़ रहा था, कनुआ ने कहा, और सो गया। वह पेड़ों के बीच से होते हुए तब तक आया जब तक कि उसके और लेगून के सामने ब्रेक की ओर जाने वाला समुद्र तट नहीं आ गया। पूरी तरह से समतल पाल के नीचे स्कूनर गांव की ओर बढ़ रहा था और एक बड़े मोड़ पर मुड़ रहा था, लेकिन इतनी दूर कि वह डेक पर लोगों को पहचान नहीं पा रहा था। उसने उसे देखा जब वह हवा में ऊपर आई और बंदरगाह की ओर लेट गई। उसने उसे देखा जब वह अब करीब से और सीधे गेट्स ऑफ मॉर्निंग की ओर बढ़ रही थी, और फिर उसने उसे बाहरी समुद्र से मिलते देखा। वह चली गई थी, कम से कम थोड़े समय के लिए चली गई थी, चली गई और वह पीछे रह गया, उस जगह पर आज़ाद जिसे लेमुआन ने अपने पैरों से गर्म किया था, जिसके हर हिस्से पर उसकी आंखें टिकी थीं, और जहां इसके अलावा वह जी रही थी और सांस ले रही थी। महिलाएं पिछली रात अपने नए पतियों से अलग हो गई थीं। जहाज को बाहर जाते हुए देखने के लिए कोई भीड़ नहीं थी, केवल कटफा, कुछ लड़के और कुछ महिलाएं थीं जो एक छोटा जाल खींच रही थीं जिसे उन्होंने रात के दौरान बाहर रखा था, स्कूना की छोटी नावों का उपयोग करके जिसे एयोमा ने पीछे छोड़ दिया था। महिलाएं एक पल के लिए खड़ी रहीं और अपनी आंखों को सूरज से बचाए रखा, फिर वे अपने काम पर लौट गईं जबकि कटफा समुद्र तट को छोड़कर उच्च मूंगे पर और चट्टान के बिल्कुल उस बिंदु पर आ गया जहां एयोमा ने खड़े होकर विशाल लहरों को आते देखा था। वह रात में मुश्किल से सोई थी। ताउरी उससे दूर जा रहा था, न तो बहुत दूर और न ही किसी समय के लिए, बल्कि वह रीफ के पार जा रहा था। अटॉल वासी के लिए रीफ दुनिया की सीमा है, उससे परे सब कुछ अनिश्चित और अस्पष्ट है और खतरे से भरा है,
लेगून के पानी की तुलनात्मक शांति बाहरी समुद्र को खतरे का आभास देती है, जो द्वीपवासी के दिमाग में स्थिर हो जाती है, और शरण के बंदरगाह से थोड़ी दूर की यात्रा भी सावधानी से की जाने वाली चीज है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे डिक का मन विचलित हो या उसका आनंद खराब हो या उसकी मर्दानगी खराब हो। भले ही मामला स्पष्ट रूप से खतरनाक होता और डिक उसका सामना करना चाहता, लेकिन वो उसे रोकने के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। यह एक मर्दाना मामला था जिससे औरतों का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उसने पूरी रात दिल खोलकर खाया और नाव के रवाना होने पर उसे हाथ हिलाते हुए खड़ी रही और केरमाडेक को लेगून से निकलते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब समुद्र में उसे देख रही थी। पाल हवा में झुके हुए थे और धनुष उत्तर की ओर इशारा कर रहा था। उसने उसे पानी के विशाल बंजर इलाके और विशाल नीले आकाश के नीचे छोटा, अधिक गूल जैसा और अधिक उदास होता हुआ देखा। देख पर ले मुआन कैरोलिन और उसकी डूबती चट्टान को देख रहा था, ठीक उसी तरह जैसे चट्टान पर कैटफा जहाज और उसके गायब होते पतवार को देख रही थी। मलबे, आपदा, अपने प्रिय की प्यास के सपने देख रही थी। ले मुआन के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी। वह देखती रही कि सुबह कैसे बीत गई और स्कूना अभी भी अपने रास्ते पर था। वह जल्द ही मुड़कर वापस आ जाएगी, कैटफा ने कहा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई और पाल कम होते गए और पतवार नजरों से ओझल होती गई, उसने अपनी आंखें तानकर सोचा कि उसने पालों को चौड़ा होते देखा है, क्योंकि जहाज इतनी लंबी दूरी तय करने और याद करने से थक गया था। कैटफा की ओर वापस आने के लिए मुड़ गया, लेकिन आसमान पर बना निशान बड़ा नहीं हुआ। यह स्पष्ट रूप से त्रिभुजाकार और मक्खी के पंख की तरह समुद्र की चकाचौंध में अनिश्चित खड़ा था। ये डगमगाता हुआ और आकार बदलता हुआ और फिर वापस बदलता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन ये बढ़ता नहीं था, और एक पल ये गायब हो जाता और अगले ही पल ये कहता, मैं फिर से यहाँ हूँ, लेकिन देखो मैं कितना छोटा हो गया हूँ। फिर यह गायब हो जाता, लंबे समय तक गायब रहता, केवल किसी चाल से फिर से प्रकट होने के लिए, और फिर से गायब हो जाता और वापस नहीं आता। समुद्र ने स्कूना और उसके मस्तूल और पुर्जे, पाल, नाव सब कुछ ले लिया था। वह सब कुछ जो पिछली शाम लेगून में दिखाई दिया था, समुद्र ने ले लिया था और उसे नष्ट कर दिया था, और उसका कुछ भी नहीं रह गया था। समुद्र ने पोनी और तिमाओ और ताहुकू जैसे अजीबोगरीब कनक को ले लिया था। समुद्र ने एयोमा को ले लिया था, और समुद्र ने ताउरी को भी ले लिया था। ओह, कितना दुख! वह दर्द जो चाकू की तरह उसके दिल को चीर रहा था जब वह समुद्र को देख रही थी, दूर क्षितिज रेखा पर जिसके ऊपर अवाक आकाश क्रिस्टल पीला नीला हो रहा था। वो बस थोड़ी दूर गया था, जल्दी ही वापस लौटना था। तूफान नहीं आएंगे, न ही हवा बदलेगी, और न ही इससे कोई फर्क पड़ेगा कि यह बदल गई। कोई भी उसे वापस आने से नहीं रोक सकता था। उसके पास भरपूर भोजन था, भरपूर पानी था, उसके पास पोनी और तिमाओ और ताहुकू और नंत और तिराई थे, उसके पास बुद्धिमान एयोमा था, और उसके पास ले मुआन था, पथ प्रदर्शक ले मुआन। कुछ भी उसे वापस आने से नहीं रोक सकता था, और फिर भी कैटफा का दिल उस मूक आकाश और उस सुनसान समुद्र के सामने हार गया, जिसके मिलने वाले होंठ उसके प्रेमी पर मौन के होंठों की तरह बंद हो गए थे। उसकी खुशी इतनी महान, शायद बहुत महान, पल भर के लिए उससे अलग हो गई थी। यह उससे अलग हो गई और फिर कभी उसके साथ नहीं मिली जब तक कि ताउरी उस मूक आकाश के नीचे, उस सुनसान समुद्र के पार देवताओं द्वारा उसके साथ किए जा रहे कामों से वापस नहीं आ गई। वह जल जो उन सभी रेगिस्तानी दूरियों से उदासीनता और भाग्य की आवाजें खींचता था, जिसे उसने अपने पैरों के पास लहरों की गड़गड़ाहट में सुना था। आकाश, जो बोलने से वंचित था, फिर भी खोजी सीगल की चिरस्थायी शिकायत से भरा हुआ था। कोई उसके पास आया। वह कनुआ था। कैटफा, जो पूरी दुनिया का दोस्त था, कनुआ का दोस्त था। उसने उसे दूसरों से अलग बैठे हुए देखा था, उसकी उदासी को देखा था और उससे बात की थी, कारण पूछा था। मैं वाना वाना में अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ, कनुआ ने झूठ बोला था, ऊंचे पेड़ों और गांव और चट्टान के बारे में, अपने युवा दिनों और अपने लोगों के बारे में। उसके युवा दिन, वह अभी भी एक लड़का था। लेकिन तुम वापस आओगे, कैटफा ने कहा। मैं वापस नहीं लौटना चाहती, कनुआ ने कहा। मैं समुद्र में खोए हुए व्यक्ति की तरह हूँ, जो भूत बन गया है
और जिसका पैर अब डोंगी में नहीं रखा जा सकता और जिसका हाथ अब चप्पू नहीं पकड़ सकता। तब कटवा को पता चला कि वह प्यार में था, लेकिन वो उसे बता नहीं सकती थी, नहीं व्यस्त होने के कारण उसके पास देखने और पता लगाने का समय था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह उसकी ओर मुड़ी और एक क्षण के लिए क्रोध में डिक को लगभग भूल ही गई। कनुआ, उसने कहा, तुम कहाँ छुप कर रह गए थे? वे तुम्हारे बिना ही चले गए, उन्होंने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं आए, और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। तुम्हें पाल उठाने और रस्सियों के साथ काम करने में उनकी मदद करने के लिए बुलाया गया था, तुम कहाँ छुप कर रह गए थे? मैं मछली पकड़ रहा था, कनुआ ने कहा। और मछलियाँ कहाँ हैं? कटवा ने पूछा। ओह कटवा, कनुआ ने जवाब दिया, मैं इसलिए छिप गया क्योंकि मैं ले मुआन को नहीं छोड़ सकता था, जो मेरे लिए सूरज की तरह है, जो मुझे रोशनी देता है, जो मेरा दिल है और मेरे दिल में दर्द है, मेरी आंखें और अंधेरा जो उन्हें अंधा कर देता है जब वे उसे नहीं देखते हैं। मैं अब उसे खोजने जा रहा हूँ ताकि उससे वो कह सकूं जो मैंने कभी नहीं कहा, और अगर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। और अब तुम उसे कैसे ढूंढोगे? कटवा ने पूछा। क्या तुम्हारे पास सीगल के पंख हैं और तुम नहीं जानते कि वो दूसरों के साथ चली गई है? वो दूसरों के साथ चली गई है। वो दूसरों के साथ चली गई है। कनुआ ने कुछ नहीं कहा। वो मुरझाया हुआ लग रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखें दूर के समुद्र को तलाश रही थीं। उसने भी स्कूना को गायब होते देखा था, इस बात पर खुश था कि वह ताउरी के साथ चली गई थी और उसे कनुआ को उसके प्यार को खोजने के लिए छोड़ गई थी। और अब ले मुआन चली गई थी और ताउरी के साथ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मुंह फेर कर लेट गया और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया, और जब कटवा खड़ी होकर उसे देख रही थी तो उसका गुस्सा दया में बदल गया। वह आकर उसके पास बैठ गई। वह वापस आएगी कनुआ, वे वापस आएंगे, वो जिसे मैं प्यार करता हूँ और वह जिसे तुम प्यार करते हो। वे चले गए हैं, बस थोड़ी दूर। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमारी नज़रों से दूर चले गए हैं, इसलिए हम उनके लिए शोक करते हैं। एयोमा ने कहा था कि वे थोड़ी दूर चले जाएंगे, हाँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मेरा दिल छलनी हो जाता है कनुआ, मेरी छाती फट जाती है। वे हमारी नज़रों से दूर चले गए हैं और सब कुछ अंधकार में है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। फिर कार्लिन की हत्या की रात की तरह कनुआ का आदमी उठा और लड़के को फेंक दिया। ताउरी के प्रति ले मुआन के जुनून के बारे में, अपने संदेह के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हुए वो बेतहाशा रोते हुए काटाफा को सांत्वना देने के लिए मुड़ा। वे वापस लौट आएंगे, उसने कहा। एयोमा उनके साथ है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे सूरज के समुद्र में पहुंचने से पहले ही वापस लौट जाएंगे, या शायद जब वो वहां से उठेगा तो हम उन्हें कैरोलिन की ओर जाते हुए देखेंगे। शांति कटवा, हम उन पर नजर रखेंगे, तुम और मैं। अब जाओ और सो जाओ और मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, और अगर मैं उन्हें देखूंगा तो मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आऊंगा, और जब मैं सो जाऊंगा तो तुम इंतजार करना और देखना, और इस तरह हम अपनी आंखों से उन्हें वापस अपनी ओर खींच लेंगे। कटवा, जिसके आंसू थम चुके थे, ने गहरी सांस ली। वो उठी और खड़ी हो गई, उसकी आंखें उसके पैरों के पास मूंगे पर टिकी थीं। नींद की कमी से थकी हुई वह कनुआ की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो। फिर समुद्र की ओर एक बार भी देखे बिना वो पेड़ों की ओर चली गई। कनुआ खड़ा था, उसकी निगाहें समुद्र की रेखा पर टिकी थीं, और तब से लेकर कई घंटों और दिनों तक प्रेमियों की आंखें उन लोगों की वापसी की प्रतीक्षा करती रहीं जो थोड़ी दूर चले गए थे।